आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। इसमें हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और सरकार के पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है जिसे हम बजट बोलते हैं, और अपना सरकार पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करती है। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। आपको गवर्नमेंट बजट के अंदर 3 कीवर्ड याद रखने हैं। सबसे पहले कि गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है पूरे साल की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना। और दूसरी बात, गवर्नमेंट बजट शो करता है कि आपके पास कितनी रिसिप्ट है, कि कितना पैसा आने वाला है और सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो ये शो करती है कि सरकार के पास कितना पैसा आने वाला है और सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। जैसे कि आपका स्कूल होगा, आपका जो स्कूल होगा उसकी जो पहली क्लास होती होगी वो 1 अप्रैल को होती होगी, और जो लास्ट डे होता होगा जिस दिन रिजल्ट आता है वो होता होगा आपका 31 मार्च। तो आपका स्कूल भी फॉलो करता है फिस्कल ईयर। क्लियर है वाली बात। आगे देखते हैं। अब जो गवर्नमेंट बजट है उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो दो हैं। पहला है कि सरकार के पास कितनी रिसिप्ट आने वाली है, सरकार के पास पैसा कहाँ-कहाँ से आने वाला है, और दूसरा सरकार पैसा कहाँ-कहाँ पर खर्च करने वाली है। क्लियर है वाली बात। अब आगे देखते हैं। सरकार के पास पैसा आने का तरीका जो होता है वो भी दो तरीके से होता है। एक होती है रिवेन्यू शिफ्ट और एक होती है कैपिटल शिफ्ट। ध्यान समझने वाली बात। रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही सरकार की कोई एसेट्स कम होती है। फिर सुनो ध्यान से। रिवेन्यू शिफ्ट वो शिफ्ट होती है जिससे ना तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है, ना तो सरकार के ऊपर कोई कर्जा आने वाला है, ना ही सरकार को अपनी कोई एसेट्स बेचनी पड़ेगी। जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, प्रॉफिट है, फाइन है। अगर सरकार के पास टैक्स का पैसा आ रहा है तो वो पैसा सरकार को वापस तो नहीं करना, तो लायबिलिटी तो सरकार के ऊपर क्रिएट नहीं हो रही, ना ही सरकार की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रही है। अब कैपिटल शिफ्ट वो शिफ्ट होती है जिसको मिलने से या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या सरकार की एसेट्स कम हो जाएगी। ऐसा कैसे होता है? जब सरकार लोन ले ले, बोरिंग्स ले ले, उधार ले ले। अगर सरकार ने पैसा उधार ले लिया तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, या सरकार ने अपनी कोई कंपनी बेच दी तो सरकार की एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी। इसे बोलेंगे हम कैपिटल शिफ्ट। अब आप देखो, जो रिवेन्यू शिफ्ट है दो तरीके से होती है, ये टैक्स और नॉन टैक्स। सरकार के पास पैसे आने का जो तरीका है वो दो तरीके से, रिवेन्यू शिफ्ट और कैपिटल शिफ्ट। जो रिवेन्यू शिफ्ट है वो भी दो तरीके से, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स होता है दो तरीके से, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो नॉन टैक्स में है उसमें है इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन, एस्टीट, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अब इसको डीपली पढ़ते हैं क्या क्या मीनिंग होता है इनका। जो टैक्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगता है। ऐसा टैक्स जो किसी कंपनी के प्रॉफिट पर लगता हो, या ऐसा टैक्स जो किसी इंडिविजुअल की इनकम पर लगता हो, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी इनकम इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, इसे इनकम टैक्स कहते हैं, और जो किसी कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, जैसे कि जीएसटी। ठीक है, आपको पहला पॉइंट समझ में आ चुका होगा और फोर्थ भी आ चुका होगा। अब देखो, जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका जो बर्डन होता है उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसके ऊपर ये बर्डन आता है उसी को ये पे करना होता है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट आपका है कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि इनकम पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर किसी की हाइयर इनकम है, अगर किसी की हाइयर इनकम है तो उसे इनकम टैक्स हाई पे करना पड़ेगा। अगर किसी की लेस इनकम है, कम इनकम है, तो उसे कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसकी साल की इनकम 50 लाख है, 50 लाख रुपीज है, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा 30%। और अगर किसी की इनकम 30 लाख रुपए है, उस पर लगेगा 20%। अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो उस पे लगेगा 10%। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसको उतना ज्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिसकी कम है उसको कम करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। ठीक है जी। अब इंडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गुड्स खरीदने जाते हो, उस पर आप टैक्स पे करते हो जीएसटी 18%। कोई सुपर अमीर, बहुत सुपर रिच आदमी करता है परचेज, अंबानी जी करते हैं कोई चीज परचेज, उस पे वो कितना पे करेंगे? 18% टैक्स। कोई गरीब आदमी खरीदेगा उसको कितना करना पड़ेगा? 18%। सबके लिए सेम रहता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको सिंपल से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पीवाईक्यू में आ चुका है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी
इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है जैसे इनकम टैक्स, या किसी कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है जैसे कि जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स कैसा होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कैसा होता है, प्रोपोर्शनल नेचर का होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब पढ़ते हैं अगला, नॉन टैक्स। ये तो टैक्स हो गया, सरकार के पास टैक्स का पैसा आता है। टैक्स के अलावा भी बहुत सारा पैसा जो सरकार के पास आता है, जैसे कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कैसे, इंटरेस्ट में समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को पैसा लोन में दे दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को पैसा लोन में दे दिया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इनको इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट पे करेगी। ये जो इंटरेस्ट इनके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर है। प्रॉफिट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट एंड डिविडेंड का मतलब है गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि रेलवे, एलआईसी, ओएनजीसी। तो ये सारी कंपनी सरकार को प्रॉफिट कमा के देती है। जो सरकार का प्रॉफिट आता है वो सरकार का क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू। ऐसा रिवेन्यू टैक्स से नहीं आता, और वो ऐसा रिवेन्यू है ना तो जिससे सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही सरकार की एसेट्स कम हो रही है। फीस, सरकार बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कराती है पब्लिक को, उसके लिए सरकार कुछ फीस चार्ज करती है, जैसे कोर्ट फीस हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, इंपोर्ट फीस हो गई। तो इन तरीकों से सरकार का जो पैसा आता है वो भी क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। लाइसेंस फीस, जैसे आपको कोई व्हीकल चलाना है, कार, स्कूटी, बाइक चलानी है, तो उसके लिए लाइसेंस लगता है। जब आप लाइसेंस बनवाओगे तो आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। जो फीस है ये क्या है, सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। अगला देखते हैं। अगला है फाइन्स एंड पेनल्टी। आप अभी 18 साल के नहीं हुए होगे, आप बाइक चला रहे हो या स्कूटी चला रहे हो, और आपने क्या किया, रेड लाइट को जंप कर दिया, रेड लाइट जंप कर दी। सामने पुलिस वाला खड़ा था, उसने आपको रोका और आपका चालान काट दिया। अभी जो चालान का पैसा गया वो किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। पेनल्टी है, आपके ऊपर पेनल्टी लगी है, आपने रेड लाइट जंप की है। तो ये जो पैसा है वो क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। एस चीट, नेक्स्ट टॉपिक एस चीट है। एस चीट समझने से पहले समझो कि एक सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 90 हो चुकी है, ठीक है, और उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, और उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस है, ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत है, बट उनका कोई सक्सेसर नहीं है, उनकी फैमिली में कोई नहीं है। एक सीनियर सिटीजन है जो अकेला रहता है, जिसे घर में कोई नहीं है, कोई परिवार में नहीं है, और उनकी डेथ हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। सरकार का क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट है गिफ्ट एंड ग्रांट। गिफ्ट एंड ग्रांट में आप समझो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये यूएसए की गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर मान लो अर्थक्वेक या फ्लड आ गया, कुछ इमरजेंसी आ रखी है, नेचुरल इमरजेंसी, फ्लड आ रखा है, तो यूएसए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट को 500 बिलियन डॉलर ग्रांट दी। ग्रांट लोन नहीं होता, लोन वो होता है जिसमें पैसा वापस करना होता है, ग्रांट वो होती है जिसमें पैसा वापस करना नहीं होता। एक तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। तो अगर इंडिया के अंदर फ्लड आ रखा है, भूकंप आ रखा है या अर्थक्वेक आ रखा है, और यूएसए गवर्नमेंट ने इंडिया की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए 500 बिलियन डॉलर दिया, तो ये पैसा हमें वापस नहीं करना, ना ही हमें कोई एसेट्स को बेचना है। इसे कहते हैं ग्रांट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसको मिलने से या तो सरकार की लायबिलिटी, सरकार के ऊपर कर्जा हो जाएगा, या सरकार को अपनी एसेट्स को बेचना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसको मिलने से सरकार की या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, कर्जा बढ़ जाता है, या सरकार की एसेट्स कम हो जाती है। जैसे बोरिंग्स, सरकार ने पैसा उधार ले लिया, सरकार पैसा किससे उधार लेगी, आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है। अदर कंट्री, यूरोप में इंग्लैंड से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, फ्रांस से ले लिया, ठीक है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उधार ले लिया। किससे, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, आईएमएफ से ले लिया। तो अगर आप पैसा उधार लोगे तो आपकी जो लायबिलिटी हो क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन दिया था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को। अब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने क्या कर दिया, ये लोन वापस कर दिया, आपके पास पैसे आ गए, पर आपकी क्या हो गई, एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी। समझ में आ रहा है। ऊपर वाले केस के अंदर लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, यहाँ पर आपकी एसेट्स रिड्यूस हुई है। थर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार ने क्या किया, सरकार की कंपनी एलआईसी है, सरकार ने इसके 40% शेयर, 40% शेयर 10,000 करोड़ के किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिए, प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिए। अब इससे सेल करने से क्या होगा, सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अब ये जो पैसा सरकार के पास आया, इससे क्या होगा, सरकार की जो एलआईसी की एसेट्स है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कई बार एग्जाम में आ चुका है कि डिफरेंस बताओ रिवेन्यू शिफ्ट और कैपिटल शिफ्ट में। अभी अभी आपने देखा, रिवेन्यू शिफ्ट वो शिफ्ट होती है जिससे ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही सरकार की एसेट्स में कोई कमी आती है। और कैपिटल शिफ्ट वो शिफ्ट होती है या तो जिससे सरकार की लायबिलिटी, सरकार के ऊपर कर्जा हो जाए, या सरकार की एसेट्स में कमी आ जाए। जैसे कि इसके अंदर क्या है, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। इसके अंदर क्या है, बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है। थर्ड देखते हैं, जो रिवेन्यू शिफ्ट होती है वो रेगुलर और रकरिंग नेचर की होती है। रेगुलर और रकरिंग का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हर महीने या हर साल आता रहता है। टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है वो रेगुलरली आता रहता है। ठीक है। और जो कैपिटल शिफ्ट होती है वो इरेगुलर होती है या नॉन रकरिंग। इरेगुलर का मतलब है हमेशा नहीं होती। सरकार हमेशा अपनी कंपनी नहीं बेचती, सरकार हमेशा लोन पैसे में उधार नहीं लेती, जब जरूरत होती है जब ही लेती है। तो रेगुलर मतलब जो हमेशा होता है, हमेशा हर महीने आ रहा है, हर साल आ रहा है। और इरेगुलर मतलब जो कभी कभी लेना पड़ता है। और अगर सरकार के पास रेगुलर रेगुलर पैसा आ रहा है तो ये पैसा सरकार को वापस नहीं करना। नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। सरकार को ये पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लोन ले लिया तो आपको पैसा वापस लेना पड़ेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। यहाँ पैसा वापस करना पड़ेगा। सिंपल याद रखो, रिवेन्यू शिफ्ट वो शिफ्ट होती है जिसको मिलने से ना तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होगी, ना ही एसेट्स में कमी आएगी। और कैपिटल रिसिप्ट वो शिफ्ट होती है जिसको मिलने से या तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी या एसेट्स कम हो जाएगी। रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेगुलर और रिकरिंग नेचर की होती है, जो हर महीने हर साल मिलती रहती है। और जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो या तो वो इरेगुलर होती है या नॉन रिकरिंग होती है। रिवेन्यू शिफ्ट के अंदर आपको फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होता कि पैसा वापस देना है, इसमें पैसा वापस देना पड़ता है। इसका ऑप्शन क्या है, टैक्स और नॉन टैक्स। इसके अंदर क्या है, बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब आप मुझे बताओ इसमें से कि कौन सा रिवेन्यू शिफ्ट है और कौन सा कैपिटल शिफ्ट है। सबसे पहले पढ़ते हैं लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार ले लिया। अगर आपने पैसा उधार ले लिया इसका मतलब सर लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपकी। लायबिलिटी क्रिएट हो गई इसका मतलब क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है ये आपके लिए, कैपिटल रिसिप्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब वो होता है जो किसी कंपनी के प्रॉफिट पे लगता है। और किसी भी तरीके का टैक्स ना तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट करता है, ना ही एसेट्स को रिड्यूस करता है। ये क्या हो गया आपके लिए, रिवेन्यू रिसिप्ट हो गई। रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसका पार्ट है, नॉन टैक्स का, नॉन टैक्स रेवेन्यू का। और नॉन टैक्स रेवेन्यू किस में आता है, रेवेन्यू शिफ्ट में आता है। तो ये रेवेन्यू शिफ्ट हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कंपनी, अब सरकार ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए। शेयर्स बेच दिए इसका मतलब सर क्या हुआ, एसेट्स रिड्यूस हो गई। जब एसेट रिड्यूस हो गई इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। अगला है ग्रांट। ग्रांट देखो, ग्रांट किसका पार्ट है, नॉन टैक्स का, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और नॉन टैक्स रेवेन्यू किसका पार्ट है, रिवेन्यू रिसिप्ट का। तो आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है क्लासिफाई करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है, रिवेन्यू शिफ्ट से और कैपिटल शिफ्ट से। रिवेन्यू शिफ्ट का मतलब क्या होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो गया, एस्चीट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फाइन हो गया, ग्रांट्स हो गया, लाइसेंस फीस हो गई, ये सारी बातें। ठीक है। और कैपिटल शिफ्ट क्या होता है, कैपिटल शिफ्ट के अंदर बोरिंग्स हो गई, उधार का पैसा आ गया, या डिसइन्वेस्टमेंट हो गई। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, कि सरकार अपना पैसा कहाँ कहाँ पर खर्च करती है। सरकार पैसा खर्च दो तरीके से करती है, एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है, ऐसा पैसा खर्च किया आपने, ना तो आपकी कोई एसेट्स बनेगी, ना ही आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा पैसा खर्च होता है कि आपने ऐसा पैसा खर्च कर दिया, ना तो आपका कोई कर्जा कम हुआ, ना ही आपने कुछ नई चीज खरीदी, ना कोई आपकी नई एसेट्स बनी। इसका उल्टा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जिससे या तो आपकी एसेट्स क्रिएट हो जाएगी, आपने कुछ बना लिया, घर बना लिया, बिल्डिंग बना ली, कुछ एसेट्स क्रिएट हो गई, या फिर आपकी लायबिलिटी, आपका कर्जा कम हो गया। क्लियर है। अब ऐसा कौन सा पैसा है जिससे आपका कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा, ना तो कर्जा कम हो रहा है, ना लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। सरकार का ऐसा खर्चा है पेंशन। सरकार ने सीनियर सिटीजन को पेंशन दे दी। ठीक है। विडो पेंशन हो गई, डिसेबल पेंशन हो गई। पेंशन जब भी सरकार देती है, ना तो सरकार की कोई लायबिलिटी कम हुई है, ना सरकार की कोई एसेट्स बनी है। सरकार ने सैलरी पे कर दी, सब्सिडी दे दी, ठीक है, स्कॉलरशिप दे दी। इन सब में सरकार का कोई पैसा, या जब भी सरकार इस तरीके का पैसा खर्च करती है तो सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती। अब इधर क्या है, सरकार ने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया। सरकार ने जो लोन का पैसा लिया था वो वापस कर दिया। जब लोन का पैसा वापस कर दिया तो सरकार की क्या हो गई, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। या सरकार ने क्या कर दिया, कुछ परचेज कर लिया, या सरकार ने कोई एसेट्स बना दी, मेट्रो बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, रेल बनवा दी, स्कूल बनवा दिए, तो सरकार का क्या हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर और देखते हैं। अब डिफरेंस देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला कॉमन,
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे ना तो सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट होती है, ना ही लायबिलिटी रिड्यूस होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो सरकार की एसेट्स क्रिएट होगी या लायबिलिटी रिड्यूस होगी। इसका एग्जांपल क्या है? सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट। इसका क्या है? रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स या एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। ये रिकरिंग और नेचुरल रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? जो आपको हर महीने पे करना है। पेंशन सरकार को हर महीने पे करनी है, सैलरी सरकार को हर महीने पे करनी है, सब्सिडी सरकार को हर महीने देनी है। जबकि नॉन रिकरिंग, सरकार हाईवे रोड नहीं बनाती, ठीक है? सरकार रोज स्कूल नहीं बनाती, सरकार रोज एसेट्स नहीं खरीदती। नॉन रिकरिंग नेचर हो गया। और ये वो खर्चे होते हैं रेवेन्यू वाले जो सरकार का डिपार्टमेंट को चलाने के लिए हेल्प करते हैं। ये वो खर्चे होते हैं कैपिटल वाले जो सरकार की एसेट्स को क्रिएट करते हैं। क्लियर है? सिंपल याद रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसको मिलने से ना तो सरकार की एसेट्स क्रिएट होगी, ना लायबिलिटी रिड्यूस होगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे या तो सरकार की एसेट्स बन जाएगी या तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रिकरिंग नेचर का, जो हर महीने पे करना है सरकार को। और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है नॉन रिकरिंग या इर्रेगुलर, जो रोज-रोज नहीं करना। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये काम किसका आता है? नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जो खर्चा आता है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके अंदर हम एसेट्स को क्रिएट करते हैं, एक्वायर करते हैं। इसका एग्जांपल है सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट। और इसका एग्जांपल है रीपेमेंट ऑफ लोन और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। अब एक बार यहाँ देखते हैं। अब इसमें आप मुझे बताओ गवर्नमेंट के पास इसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? ठीक है जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सब्सिडी देखते हैं। सब्सिडी मतलब सरकार ने आर्थिक सहायता कर दी, सब्सिडी प्रोवाइड करा दी। सब्सिडी क्या हो गई आपकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सरकार ने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया। रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब सरकार की लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या हो गया सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन स्कॉलरशिप, सरकार ने स्कॉलरशिप दे दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार ने कंप्यूटर परचेज किए, कंप्यूटर परचेज किए इसका मतलब एसेट्स क्रिएट हो रही है। एसेट्स क्रिएट होगी इसका मतलब क्या हो गया? ये रेवेन्यू सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। सरकार ने खर्चा किया टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, मतलब सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जो टैक्स कलेक्ट करता है। अब इसको चलाने के लिए सरकार क्या खर्चा करती है, इसके लिए क्या हो गया? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव। सरकार जब भी बजट बनाती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस इनक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें दो बातें हैं, एक है टैक्स कंसेशन ऑफ सब्सिडरी और दूसरा है डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। आपको मैं सिंपल समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, एक मिनट, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडरी। अब आप समझो सरकार एक काम करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार या तो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करेगी, बढ़ावा देगी, या डिस्करेज करेगी। सरकार दोनों काम करती है। सरकार इन्वेस्टमेंट को जब भी इनकरेज करेगी तो टैक्स कंसेशन देगी, टैक्स के अंदर छूट देगी, ठीक है? और सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। और अगर सरकार को डिस्करेज करना है किसी इन्वेस्टमेंट को, सरकार क्या करेगी? हैवी टैक्स चार्ज करेगी, हैवी टैक्स चार्ज करेगी, ठीक है? जैसे अगर सरकार को इन्वेस्टमेंट करानी है तो जैसे खादी है, खादी प्रोडक्ट हो गया, या ऐसी कोई कंपनी है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है, समाज के लिए अच्छी है, सोसाइटी के लिए अच्छी है, उसके लिए सरकार क्या करेगी? उसको टैक्स कंसेशन देगी और सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। और कुछ ऐसी कंपनी है जो सरकार जिसपे हैवी टैक्स लेती है, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, जैसे अल्कोहल की कंपनी हो गई, टोबैको की कंपनी हो गई, इन पर हैवी चार्ज करेगी। इसको बोलते हैं टैक्स कंसेशन और सब्सिडी। दूसरा है डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे यहाँ पर बहुत सारी, आज देखोगे, प्रोड्यूस करने के लिए कुछ प्राइवेट कंपनी है और कुछ पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी हमेशा काम करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जो पब्लिक कंपनी है वो हमेशा काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। प्रॉफिट ये भी कमाते हैं बट इनका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम है जिसके अंदर प्रॉफिट हो नहीं होता। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनी वहां पे वो वाला काम नहीं करेगी। जब प्राइवेट कंपनी नहीं करेगी वो काम, पर वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन प्रोड्यूस करेगा? सरकार करेगी। इसे बोलेंगे डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस बाय दी गवर्नमेंट। जैसे सीवेज हो गया, आप देखोगे आपके आसपास जितने भी सीवेज का काम है वो कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी करती है। सरकार की एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है, इसे म्युनिसिपैलिटी कहते हैं।
गाँव के अंदर पंचायत कहते हैं, शहरों के अंदर म्युनिसिपैलिटी कहते हैं, ये लोग काम करते हैं। सैनिटेशन का हो गया, डिफेंस का हो गया, लॉ एंड ऑर्डर का हो गया, ये सारे काम कौन करता है? ये सरकार करती है। ठीक है? प्राइवेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इस काम में उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। क्लियर है? एक बार बुक में देखो क्या लिखा है। टैक्स कंसेशन के अंदर लिखा है, सरकार इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, जैसे खादी प्रोडक्ट्स को एग्जांपल ले लो, टैक्स कंसेशन देगी, टैक्स के अंदर छूट देगी, सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। और सरकार को अगर इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करना है तो हैवी टैक्स लेगी, जैसे लीकर हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया। अब डायरेक्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस के अंदर देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज या इकोनॉमी एक्टिविटी, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जिसमें प्रॉफिट नहीं होता। जब प्रॉफिट नहीं होता तो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं करता, जैसे कि सीवेज हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया। इस कंडीशन पर क्या होता है? इन कंडीशन के अंदर सरकार प्रोड्यूस करती है जनता के लिए। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी। अब सबसे पहले समझो कि इनकम इनक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब है, आप भी देख सकते हो, आपके आसपास कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता होगा, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ होगी, और एक ऐसा आदमी भी होगा जिसकी सैलरी कितनी होगी? 10,000 रुपीज़ होगी महीने की। तो एक इंसान ऐसा है जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, और एक आदमी ऐसा है जो 10,000 रुपए कमा रहा है, जो गैप है। ठीक है? इसको कहते हैं इनकम इनक्वालिटी। इनकम को लेके क्या है? इनइक्वालिटी है, सब बराबर नहीं है, इनका गैप ज़्यादा है। और सरकार क्या करती है? बजट के थ्रू इस गैप को कम करने की कोशिश करती है। कम कैसे करेंगे? सरकार क्या करेगी? जो रिच आदमी है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। जैसे ही मान लो 1 लाख रुपए कमाता है, इसके ऊपर वीज़ा टैक्स लगा दिया, इसकी वीज़ा से इनकम कम हो गई। अब यही टैक्स का पैसा सरकार क्या करेगी? जो गरीब आदमी है उसको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी, फ्री में राशन मिलेगा, फ्री स्कूल, फ्री हॉस्पिटल, फ्री बस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसका क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। पहले जो गैप यहाँ था, इस पे टैक्स लेके कम कर दिया, और ये था, इसको सब्सिडी करके ऊपर कर दिया। अब ये जो है, ये गैप है, वो क्या हो गया? कम हो गया। इसे बोलते हैं रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी ऑफ इनकम। जो भी रिच क्लास है, उनके ऊपर इनकम टैक्स इम्पोज करो, हैवी टैक्स इम्पोज करो, और जो गरीब क्लास है, पुअर क्लास है, उसको सब्सिडी प्रोवाइड कराओ। क्लियर है वाली बात? अब देखो, इकोनॉमी इनक्वालिटी इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी। ये ऐसा प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी सिस्टम में देखने के लिए मिलती है। गवर्नमेंट का एम होता है कि वो इनकम इनक्वालिटी को कम करे। कैसे? इम्पोज टैक्सेस ऑन द रिच, रिच के ऊपर टैक्स लगाए, स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर, जो गरीब है उसके ऊपर पैसे खर्च करे। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड पढ़ते हैं, इकोनॉमी स्टेबिलिटी। इसको समझते हैं पहले। टॉपिक है इकोनॉमी स्टेबिलिटी। अब मान के चलते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल कोई भी इकोनॉमी जब भी होती है जब देश के अंदर या तो इन्फ्लेशन होगा या फिर डिफ्लेशन होगा। ठीक है? डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सर प्राइस का बढ़ना। प्राइस राइज हो रहे हैं। प्राइस क्यों राइज हो रहे हैं? क्योंकि सर डिमांड ज्यादा है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। डिमांड ज्यादा है सर। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इसको कहते हैं कि इकोनॉमी इन्फ्लेशन में अनस्टेबल है। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस सर बहुत कम है, मार्केट के अंदर मंदी आ रखी है, कोई मार्केट में कोई भी चीज बिक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि सर डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमी अनस्टेबल है। और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी? सरकार चलाती है फिस्कल पॉलिसी। जैसे हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगर इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है, तो आरबीआई चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी, पर गवर्नमेंट क्या चलाती है? फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल जो पॉलिसी होती है उसमें दो टूल होते हैं सरकार के पास। फिस्कल फिस्कल पॉलिसी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के पास सरकार के पास दो टूल है, एक है टैक्सेशन और दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रहा है, तो सरकार क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी। पहला काम सरकार ये करेगी। और दूसरा क्या करेगी? अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। सरकार जैसे एक्सपेंडिचर कम करेगी, ध्यान रखना, इकोनॉमी का एक रूल है, वंस एक्सपेंडिचर अदर इनकम। अदर इनकम इसका मतलब है एक का जो खर्चा होता है वो दूसरे की इनकम होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास पैसे हैं, आप होटल में गए, आपने खाना खाया, आपने जो पैसे खर्च किए वो आपके लिए खर्चा है, पर जिसको मिले उसके लिए क्या है? इनकम है। तो इकोनॉमी का रूल है। तो अगर सरकार अपना खर्चा कम कर देगी तो आगे किसी को इनकम नहीं मिलेगी। जब उसको इनकम नहीं मिलेगी, उसके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो डिमांड नहीं करेगा। डिफ्लेशन में सरकार उल्टा करती है, टैक्स को कम कर देगी और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी। इससे क्या हो जाएगा? आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। तो सरकार क्या करती है? बजट के थ्रू कोशिश करती है कि इकोनॉमी को स्टेबल रखे, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल रखे। एक बार देखते हैं बुक में क्या लिखा है। अब देखो, इकोनॉमी स्टेबिलिटी मींस
एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइस। इकोनॉमी स्टेबल जब होती है, जब आपका जो प्राइस है उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं होती, और जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, अगर प्राइस घटेगा तो डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे को रिड्यूस कर देगी। डिफ्लेशन का मतलब होता है जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है, ठीक है, जब डिमांड कम है तो इस केस में क्या करेगी सरकार, अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी और टैक्स कंसेशन देगी, टैक्स के अंदर छूट देगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। जैसे मैंने आपको बताया था, सरकार की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, पीएसयू होते हैं। पीएसयू मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि एलआईसी है, भेल है, ओएनजीसी है, रेलवेज है। तो सरकार अपने बजट के थ्रू कोशिश करती है कि इन सभी डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सके। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। सरकार की बहुत सारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। सरकार कोशिश करती है कि उन्हें बजट के थ्रू क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अब रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, देखो, आप जिस भी शहर में रहते हैं या जिस भी स्टेट में रहते हैं, एक रीजन ऐसा है जहां पे बहुत डेवलप है, बहुत डेवलपमेंट है, और एक ऐसा एरिया है जो लीस्ट डेवलप है, लीस्ट डेवलप्ड है। जो बहुत डेवलप है मतलब अच्छे रोड्स है, वहां पर अच्छे रोड्स हैं, हाईवे हैं, बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, अच्छा पानी आता है, पोर्टेबल वाटर आता है, रोड्स हैं, हाईवे हैं, मेट्रो है, लाइट है, हर चीज अच्छी है। लीस्ट डेवलप क्या है, ना तो अच्छे रोड है, ना पानी है, ना ये सब चीजें। तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे सब कुछ है, एक एरिया है जहाँ पे सब कुछ नहीं है। तो सरकार क्या करती है, अब इसको सबसे पहले समझो, क्या ये रीजनल डिस्पैरिटी है। एक रीजन ऐसा है जो बहुत डेवलप है और एक रीजन ऐसा है जो डेवलप ही नहीं है, ये क्या हो गया, रीजनल डिस्पैरिटी। क्लियर है? अब सरकार क्या करती है, जो लेस डेवलप है यहाँ भी डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए सरकार क्या करती है, जो भी अगर कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकते हैं या तो यहाँ लगा सकते हैं। अगर यहाँ लगाओगे तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, और जो आपका बिजली की जो यूनिट आएगी वो 20 रुपए यूनिट आएगी, ठीक है। और अगर आप लीज डेवलप में खोलते हो तो आपको टैक्स कंसेशन, टैक्स हॉलीडे, 3 साल तक टैक्स ही नहीं पे करना, और जो बिजली का बिल आएगा वो 2 रुपए यूनिट आएगा। तो समझो टैक्स कंसेशन मिल रहा है, टैक्स हॉलिडे मिल रहा है। तो सरकार अपने बजट के थ्रू कोशिश करती है कि ऐसे एरिया में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री खुले जो कि लीज डेवलप है। लीज डेवलप से क्या होगा, अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगने के बाद वहां के आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, तो रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। और कई बार सरकार ऐसे एरिया के लिए स्पेशल इकोनॉमिकल जोन भी बनाती है। स्पेशल इकोनॉमिकल जोन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया तैयार कराना जहां पर आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, अच्छा रोड मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, सारी सर्विस मिलेंगी। और हम बाहर के इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं कि आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है सरकार अपने बजट के थ्रू कोशिश करती है कि हजारों लाखों लोगों को देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट दे। जैसे सरकार इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हाईवे बनेंगे, फ्लाईओवर्स बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, रोड्स बनेंगे। जब ये सब बनेगा तो लाखों लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और सरकार अपने जो भी बजट आता है उसमें अलग अलग पॉलिसी पॉलिसी निकालती है, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अंदर 100 डेज को वर्क, 100 डेज का काम मिलता है अनस्किल्ड पीपल्स को, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिसी के थ्रू सरकार एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। क्लियर है यहाँ तक? हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट। बजट के 3 टाइप होते हैं, एक होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट का मतलब होता है सरकार के पास जितना सरकार के पास पैसा आया, सरकार के पास पैसा, इसको कहते हैं रिसिप्ट, और जो सरकार ने खर्च किया उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, सरकार के पास आया 10 लाख करोड़ रुपए और सरकार ने खर्च कितना किया, 10 लाख करोड़ ही कर दिया, मतलब जितना पैसा आया उतना खर्च कर दिया, इसे हम बोलते हैं बैलेंस बजट। फॉर एग्जाम्पल, सरकार के पास आया रिसिप्ट, सरकार खर्चा करेगी एक्सपेंडिचर। सरकार के पास आ गया 10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, और सरकार ने खर्च कितना कर दिया, 12 लाख करोड़। सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया और रिसिप्ट क्या है, कम है, इसको बोलेंगे डेफिसिट। सरकार के पास आया कितना, 10 लाख करोड़, सरकार ने खर्चा कितना कर दिया, 12 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का क्या हो गया, डेफिसिट हो गया, इसे बोलते हैं डेफिसिट, घाटा हो गया। सरप्लस में क्या होता है, सरप्लस में भी तीन चीजें, दो चीजें, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। सरकार के पास कितना आया, 10 लाख करोड़, सरकार ने खर्चा कितना किया, 8 लाख करोड़, फायदा कितना हो गया, 2 लाख करोड़ का। जब भी रिसिप्ट ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से, सरप्लस बराबर है बैलेंस, कम है तो डेफिसिट। क्लियर है यहाँ तक? अब सबसे से एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल आता है। अभी अभी हमने देखा डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए सरकार की रिसिप्ट से। अब जो डेफिसिट होता है हमारे पास 3 तरीके का हमें पढ़ना है, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है
फिजिकल डेफिसिट और तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। आगे डिस्कस करते हैं इसको डीपली। सबसे पहले देखो रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है सबसे पहले सरकार के पास जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा जिससे ना तो सरकार की कोई एसेट्स क्रिएट होगी ना लायबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है। कौन से सोर्स थे इसके? कौन खर्चा करता है? सरकार। सरकार सैलरी पे कर रही है, पेंशन पे कर रही है, उसे कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो अगर आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट से, उसको बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। अगला है आपका फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट के 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले समझो फिजिकल जो डेफिसिट होता है, फिजिकल डेफिसिट का सबसे पहले फॉर्मूला होता है टोटल बोरिंग्स। अगर सरकार का 10 लाख करोड़ का खर्चा हुआ, सभी सोर्स से जितना भी खर्चा सरकार को करना था, सरकार ने 10 लाख करोड़ का खर्चा कर दिया और सरकार के पास सभी सोर्स से कितने पैसे आए? 8 लाख करोड़। तो सरकार का घाटा कितना हो गया? 2 लाख करोड़। मतलब सरकार के पास, सरकार ने 10 लाख खर्च कर दिए, 10 लाख करोड़, सरकार के पास आए कितने थे? 8 लाख करोड़। ये 2 लाख करोड़ को कैसे आप पूरा पूरा करोगे? तो ये सरकार लोन लेगी, बोरिंग्स लेगी। तो फिजिकल डिफिसिट हो गया आपका टोटल बोरिंग्स। ठीक है। सेकंड फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला होता है, पहला तो आपका हो गया टोटल बोरिंग्स, दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर। जितना भी सरकार के पास सरकार खर्च करने वाली है, माइनस में टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग्स, अदर देन बोरिंग, बोरिंग्स को हटा के जो पैसा आने वाला है। ठीक है। टोटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। पहला फॉर्मूला क्या रखना है आपको? टोटल बोरिंग्स। दूसरा क्या रखना है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। तीसरा आपको क्या रखना है? तीसरा आपको क्या रखना है फिजिकल रिसिप्ट का, कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। थर्ड फॉर्मूला आपके सेकंड वाले से ही बना है। लास्ट फॉर्मूला फोर्थ क्या है आपका? फिजिकल डेफिसिट का। अब आप यहाँ पे देखो, इसी फॉर्मूले को इससे मैंने यहाँ यूज किया, अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये रहा और ये आपका रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस का ये रहा। मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस का कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। और ये माइनस है, अंदर जाके प्लस माइनस माइनस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। एक मिनट। अब देखो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू शिफ्ट, ये क्या हो गया? रिवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? आपको नॉर्मली 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरिंग्स, दूसरा होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसिप्ट का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट करोगे तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल रिसिप्ट। आपका थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? सोचो। हाँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू शिफ्ट। फिजिकल के कितने फॉर्मूले? 4। सबसे पहले क्या देखोगे? टोटल बोरिंग्स। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल बोरिंग्स। दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। तीसरा टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिवेन्यू शिफ्ट प्लस में कैपिटल शिफ्ट। फोर्थ क्या फॉर्मूला है? रिवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल शिफ्ट। अगला प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। क्लियर है? फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल की ओर जाना। अब हम न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल देखो। इस क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, कैपिटल फिजिकल डेफिसिट निकालना है और प्राइम डेफिसिट निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, आप समझ जाना। रेवेन्यू डेफिसिट फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आप इसमें चेक करो, क्या कहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है? हाँ, ये रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रहा। कितना दे रखा है हमें? 80। क्या रिवेन्यू शिफ्ट दे रखा है डायरेक्टली? कहीं चेक करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं दे रखा। तो रिवेन्यू शिफ्ट क्या होता है? रिवेन्यू शिफ्ट का मतलब होता है टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स रिवेन्यू ये रहा और नॉन टैक्स रिवेन्यू ये रहा। ये है आपका रिवेन्यू शिफ्ट। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? रिवेन्यू शिफ्ट।
तो 47 प्लस 10, ठीक है, ये हो गया आपका 80 माइनस का 57, आपका आंसर आ गया 23। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ गया आपका? 23 आ गया। सेकंड देखते हैं, हमें निकालना है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है टोटल बोरिंग्स। सबसे पहले चेक करो कि टोटल बोरिंग्स है क्या, ये रहा। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 32। थर्ड देखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट। अब चेक करो फिजिकल डेफिसिट कितना निकाला है? 32। क्या इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है? ये रहा 20। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आंसर हो गया 12। तो आपका फिजिकल डेफिसिट भी आ गया, प्राइमरी भी आ गया और रिवेन्यू डेफिसिट भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी वही निकालना है, रिवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी। सबसे पहले कोशिश करते हैं रेवेन्यू निकालने की। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बता दो एक बार। हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 45,000। 45,000 ये रहा। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी दे रखी है? 35,000। आंसर कितना आ गया हमारा? 10,000। तो 10,000 क्या आ गया आपका? रेवेन्यू रिसिप्ट डेफिसिट आ गया। सेकंड हमें निकालना है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, क्या टोटल बोरिंग्स गिवन है? यस सर गिवन है 12,000। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया आपका? 12,000। 12,000 हो गया। तीसरा आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट। देखते हैं, प्राइमरी डेफिसिट हमें निकालना है। क्या फिजिकल डेफिसिट गिवन है? अभी निकाला हमने 12,000। क्या इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है? यस गिवन है। कितना? 30%। 30% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट का 30% निकाल लेंगे। 12,000 ये रहा, माइनस कहिए 30 का मतलब 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और रेवेन्यू डेफिसिट कितना आया था? 10,000। 10,000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये हो गया 3,000। तो यहाँ पे आपका आ गया 12,000। 3 जीरो और दो जीरो ये रहे, 12 में 3 गया 9,000। तो आपका जो प्राइमरी डेफिसिट आ गया कितना आ गया? 9,000 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें रिवेन्यू रिसिप्ट निकालना है। डेफिसिट नहीं है इस बार, रिसिप्ट है। फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले निकालते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या हमें रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है क्या? यस सर 6,000। क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? यस सर 11,000। क्या ये तो निकालना ही है, ये जो माइनस में वहां पे जाके प्लस में, यहाँ 11,000, 6,000 वहाँ प्लस में, यहाँ पे जाके माइनस में। तो आपका जो रेवेन्यू शिफ्ट है वो कितना आ गया? 5,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल है, ठीक है। आपको वैल्यू दे रखी थी डेफिसिट की और एक्सपेंडिचर की, आप इसको माइनस करके निकालोगे तो आपका रिसिप्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट की। सेकंड, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। क्या टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे सर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसिप्ट कैसे निकालोगे? टोटल रिवेन्यू शिफ्ट प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? ढूंढो एक बार, ये रहा 11,000। 11,000। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? 14,000। क्या रिवेन्यू शिफ्ट गिवन है क्या? रिवेन्यू शिफ्ट अभी निकाली आपने 5,000। क्या कैपिटल शिफ्ट गिवन है क्या? ये रहा 8,000। तो कितना हो गया ये आपका? 11 और 14 25, 25,000। और 8 और 5 13, ये हो गया 13,000। आंसर कितना आ गया आपका? 12,000 आ गया। ठीक है, फिजिकल भी आपका आ गया और रिवेन्यू भी आ गया। अब हम एक बार निकालते हैं कि प्राइम डेफिसिट कितना है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। एक मिनट। अब हम थर्ड निकालते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका निकाल लिया है, ठीक है। थर्ड में इन्होंने बोला है सर निकालो प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। अभी अभी हमने निकाला फिजिकल डेफिसिट 12,000, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है हमारा? इंटरेस्ट पेमेंट है 7,000। तो आंसर आपका आ गया 5,000।
क्लियर है यहाँ तक? तीनों चीजें आपकी आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। अब निकालना है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है जी, देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल, कैपिटल और रेवेन्यू। हमें निकालना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक काम करते हैं, हम फिस्कल डेफिसिट का थर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी, चेक करते हैं क्या फिस्कल डेफिसिट गिवन है क्या? यस सर 11,000। क्या रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है क्या? यस सर 5,000। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है क्या? नहीं, ये तो निकालना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो निकालना है। क्या कैपिटल रिसिप्ट गिवन है क्या? 9,000। यस सर। ठीक है, 11,000 को यही रहने देते हैं। अब ये जो 5,000 माइनस प्लस का है वहां पे जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 9,000 माइनस का वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप देखो 11 और 9 20 में से 5 गया 15, तो आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया? 15,000। क्लियर है? और क्या निकालना है हमें? इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट का आपको पता ही है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट। क्या प्राइमरी गिवन है? यस 8,000। क्या फिस्कल गिवन है क्या? यस 11,000। इंटरेस्ट पेमेंट निकालना है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस का वहां पे जाके प्लस का, यहाँ आ गया 11,000, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8,000, और आंसर क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट का? 3,000। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जब भी होंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन में हमें देखना है प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है। ठीक है, आपको पता है सर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस का इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, क्या फिस्कल डेफिसिट गिवन है क्या? नहीं सर, फिस्कल तो गिवन नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट गिवन है क्या? यस सर 20, और फिस्कल निकालना पड़ेगा। चलो फिस्कल निकालते हैं। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का तीसरा फॉर्मूला लगाते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल रिसिप्ट। क्या रिवेन्यू डेफिसिट है 40, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रहा 220, और कैपिटल रिसिप्ट 190। ठीक है, 40 का 40 रहने दो, 220 में से 190 क्या तो आया 30, ये हो गया 70। फिस्कल डेफिसिट 70 आ गया, 70 की वैल्यू यहाँ रखो, 70 में 20 गया, आ गया आपका 50। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से होंगे, बस आपको फॉर्मुले रिवाइज करने हैं। फॉर्मुले फिर वही 3 फॉर्मुले हैं। पहला है रिवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट निकालने का फॉर्मुला क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस में रिवेन्यू रिसिप्ट। दूसरा है आपका फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के 4 फॉर्मुले, पहला है टोटल बोरिंग्स, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल रिसिप्ट। दूसरा क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू रिसिप्ट का टोटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस में कैपिटल रिसिप्ट। फोर्थ फॉर्मूला है आपका फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस में कैपिटल रिसिप्ट। फोर्थ है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है।